कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अभी हमने बात की कि कॉन्ट्रासेप्टिव में दोनों को हम देख कर आए हैं। एस्ट्रोजन, मैं बार बार कह रही हूँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आपके पास कभी भी नहीं आया ना, उसके यूजेस इतने पूछे गए। हाँ, एस्ट्रोजन के शायद एक आधी बार यूजेस पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो इतना ये नहीं आता। लेकिन इनके जो आगे आएंगे ना, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और अब जो हम पढ़ने लगे हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये एससीक्यू में दोबारा आया हुआ है, बल्कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। ये जो अभी हम सारा पढ़ेंगे ना, इसको आपने गौर से सुनना है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अभी हमने बात की कि एस्ट्रोजन अकेला भी यूज हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन भी यूज हो सकता है अकेला, या दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये वेरियस प्रिपरेशंस में अवेलेबल हैं। ये पूछ लिया जाता है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स किस फॉर्म में आते हैं। ये ऑरल पिल्स की फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी आते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी आते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस भी होते हैं, वेजाइनल रिंग्स भी होती हैं, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बड़ी कॉमनली जो है वो यूज़ की जाती हैं। हर फीमेल ऑलमोस्ट जो है वो हमारी पेरिफेरी में, सराउंडिंग में, मेनली मैंने जहाँ तक सुना है वो सारी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ही यूज़ कर रही होती हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉपर टी भी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, 3 तरह की हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, वुमेन के लिए। वो कौन कौन सी हैं उसको आपने देखना है, ठीक है। ये मैं आपके ना किंग खान वाली बुक से दिखाती हूँ, वहाँ पे उसने ना पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं, लाइंस की फॉर्म में थोड़ा सा अच्छा करके लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आ जाए ना किंग खान वाली बुक पे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए हैं उसके, तो यहाँ पर आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना एस्ट्रोजन के, इन्होंने बड़े अच्छे निमोनिक्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। यूजेस भी इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है कि हॉट स्टिक रीडिंग ABCDE, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स भी इन्होंने जो है वो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का निमोनिक इन्होंने सच नहीं बनाया हुआ, ठीक है। एस्ट्रोजन का बड़ा अच्छा निमोनिक बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका मैं आपको फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन बता चुकी हूँ किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अकेला एस्ट्रोजन, अकेला प्रोजेस्टेरोन, और दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। फिर प्रिपरेशन इसकी क्या क्या होती हैं, एक हमारे पास मोनोफेजिक प्रिपरेशन होती है, एक बाईफेजिक प्रिपरेशन होती है, और एक ट्राईफेजिक प्रिपरेशन होती है। मोनोफेजिक प्रिपरेशन का मतलब है कि पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जितने भी डेज का है उस फीमेल का, नॉर्मली आपको पता है 28 डेज का होता है, 28 to 30 डेज का। तो अगर जितना भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने कांस्टेंट डोजेज रखा, ठीक है। जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे थे, जो भी फॉर्मुलेशन थी, ठीक है, आपने अगर फॉर एग्जांपल ऑरल पिल्स ले रहे हैं तो आपने कांस्टेंट डोजेज रखा। बाईफेजिक प्रिपरेशन ये है कि मंथ, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक मंथ जो था, फॉर एग्जांपल 30 दिन का साइकिल था, तो उसमें आपने डोजेज को 2 दफ़ा चेंज किया। पहले फर्स्ट डे पे आपने और डोज दी, 15 दिन तक उस डोज को चलाया, 16वें दिन आपने डोज को चेंज करके अगले 15 दिन जो है वो दूसरे डोज को चलाया। यह है बाईफेजिक प्रिपरेशन। ट्राईफेजिक प्रिपरेशन ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डोजेज आपने मंथ में 3 दफ़ा चेंज किए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एस्ट्रोजन की अकेली प्रिपरेशन हो सकती है, दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है, और एक प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन अलग से हो सकता है। एक नेक्स्ट है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका मतलब ये है कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, और अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की गई है और उसके विद इन 72 आवर्स जो है वो आप इसको यूज़ कर लेते हो, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर आप इसको यूज़ करते हो, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसकी प्रिपरेशन में प्रोजेस्टिन भी अकेला यूज़ किया जा सकता है, ये कंबाइंड, वही बात रिपीटेडली, ठीक है। बस पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं इसको देख लेना है आपने। बाकी है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो भी आप बेशक यहीं से कर लें। कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मैकेनिज्म हो सकता है आपके ख्याल से, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या प्रेगनेंसी हो कैसे रही होती है, जाइगोट बनने से या स्पर्म और मेनली जो आपका एग होता है उसके मिलने से, ठीक है। तो अगर स्पर्म आए और उसको आगे से नेक्स्ट एग ही ना मिले तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आप प्राइमरी मैकेनिज्म यही होता है कि आपने ओवुलेशन को इनहिबिट कर देना है, ठीक है, एन ओवुलेशन कर देनी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्लैंड्स को भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इफेक्ट करते हैं, जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं और सर्विक्स है उसके अंदर पड़े हुए ग्लैंड्स को भी ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक बात तो ये कि अगर यूट्रस के अंदर पड़े हुए ग्लैंड्स अफेक्ट हो जाते हैं तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर जाइगोट बन भी जाता है आगे जाकर, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। अगर आपकी जो है वो जो है वो इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी,
ठीक है, अगर ग्लैंड्स को आप अफेक्ट कर देंगे। प्रोजेस्टिन ओनली जो है वो क्या करता है, ये सिर्फ ये ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करता, बल्कि अदर मैकेनिज्म्स जो कि अननोन मैकेनिज्म्स हैं उसके जरिए से एक्ट करता है। पोस्ट कोइटल कंट्रासेप्टिव्स का मैंने आपको बताया कि विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के रिजल्ट में यानी कि हमारे पास क्या है, क्योंकि स्पर्म्स का भी एक टाइम होता है, उसके बाद तो स्पर्म्स जो है वो किसी काम के नहीं होते। अगर उस ड्यूरेशन में कुछ घंटों का टाइम होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी पता, ठीक है 6 घंटे आप सपोज कर लें, 10 घंटे कर लें, ठीक है इतना ही टाइम होता है ऑलमोस्ट। तो उस ड्यूरेशन में अगर एग फ्यूज कर गया उसके साथ तो ही जाइगोट बन सकता है। उसके बाद जो है वो यानी कि स्पर्म्स जो है वो इतने वायबल नहीं रहते टू कॉज फर्टिलाइजेशन। तो अगर क्या है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जैसे 10 घंटों बाद 12 घंटों बाद जो है वो फ्यूजन हो गई है स्पर्म की एग की, ठीक है, लेकिन आप विद इन 72 आवर्स उसको ले लेते हो उस ड्रग को, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि सर्वाइवल जो जाइगोट तो बन गया आपके पास, ठीक है, जो फ्यूजन तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसकी सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगी, वो जाइगोट जो बना था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि हम पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को विद इन 72 आवर्स यूज कर सकते हैं। अदर क्लिनिकल यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये मेनली पूछे जाते हैं आपसे, एससीक्यू में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अदर क्लिनिकल यूजेस में इन्होंने बड़ा अच्छा निमोनिक बना के दिया है कि रिदा हैव होप, ठीक है। रिदा में हमारे पास क्या है कि आरसी रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ किया जाता है, डिस्मेनोरिया में यूज़ किया जाता है, एक्नी में किया जाता है, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है, हिर्सुटिज्म, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और एंडोमेट्रियल कैंसर, इन सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी जो है ना आपसे पूछी जाती, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, और शायद पास पेपर में ये एक आधी बारी इस तरह भी आया हुआ है कि आपने क्या करना है कि डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी बतानी है कि माइल्ड टॉक्सिसिटी में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, मॉडरेट में क्या क्या आएंगे और सीवियर टॉक्सिसिटी में क्या क्या आएंगे। तो ये आपने एससीक्यू लाजमी देखना है, लाजमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है कि आप टॉक्सिसिटी की ग्रेडिंग के हिसाब से बताओ कि माइल्ड टॉक्सिसिटी में कौन से इफेक्ट्स आएंगे, सीवियर में कौन से और मॉडरेट में कौन से। तो इन्होंने ओवरऑल यहाँ पर लिखे हुए हैं कि थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। माइल्ड में क्या क्या हो सकता है, वैसे अगर आप यहाँ से देखें, नोजिया हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक हो जाएगी। मॉडरेट में क्या हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट्स और ब्रेस्ट कैंसर ये आपका सीवियर में हो सकता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट जो है ना मे बी 1-2 पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं, ये पास पेपर से आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। कहता है जो ओल्डर प्रिपरेशंस हम लोग यूज़ करते थे ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, उसमें एंड्रोजन्स भी साथ ही ऐड किए जाते थे, ठीक है। एंड्रोजन्स आपको पता है मेल का मेनली हार्मोन होता है, इसलिए हिर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, वेट गेन, एक्नी, ये सारे एडवर्स इफेक्ट देखने में मिलते थे उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना अगर हम बुक से भी अब देख लें इसको, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी बातें जो है वो यहाँ पर कवर हो गई हैं, ठीक है, लेकिन जो इसकी टॉक्सिसिटी है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में देखें वो क्या लिख रहा है हमारे पास कि एक दो बातें थी मुझे याद आ रही। अच्छा, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स में क्या आता है, इसको मैंने याद किया था मिस डीपी से, MI से मिस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, S से स्ट्रोक और D से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और P से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये वहाँ पर नहीं लिखा हुआ। मिस डीपी से याद रख लें कि थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप उसी को देखें किंग खान वाले PDF को ही देखें तो उसमें क्या आ रहा है भला। अदर एडवर्स इफेक्ट्स उन्होंने लिखे हैं कि ऑरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप ले रहे हैं उसके अदर इफेक्ट्स ये भी हैं। देखें A से क्या है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, H से उसने मेनली याद कराया हुआ है। A से क्या है, एब्डोमिनल पेन है, C से चेस्ट पेन है, H से हेडेक है, E से आई प्रॉब्लम है, S से सिवियर लेग पेन है। उसने वहाँ वहाँ हाथ भी रखा हुआ, तो ये एक फनी सा निमोनिक है। अगर आप ऊपर से भी स्टार्ट करें ना, सर से करें हेडेक आ जाएगा, नीचे आप आंखों पे करें आई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है, फिर नीचे क्या आ जाता है, चेस्ट आ जाती है, फिर एब्डोमिन आ जाता है, फिर आपकी लेग्स आ जाती हैं, ठीक है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं उसको। अच्छा,